प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं दरख्वास्त करता हूं हमारे मेहमानान और हमारी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर मोहतरम जनाब ख्वाजा अहमद शाहिद साहब से कि आप डायस पे तशरीफ़ लाएं। मुमताज़ सहाफ़ी मोहतरम जनाब शमीम तारिक साहब, प्रोफेसर शाफ़े किदवई साहब, प्रोफेसर बेग एहसास साहब, आपसे भी अदबन गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं। जी मैं ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में इस पूरे यूनिवर्सिटी की अगुआ हम सब की गार्जियन कहें तो नामुनासिब नहीं होगा। इस यूनिवर्सिटी की चांसलर मोहतरमा डॉक्टर सैयदा सैयदैन हमीद साहिबा भी तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करें इसके पहले एक
शुक्रिया। अखबार की कतरनें थीं जो वक्त वक्त पर अखबारात में शाया हुईं। अब मशहूर फिल्मकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मोहतरम जनाब सागर सरहदी साहब इस हॉल में तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं, सर डायस पे ज्वाइन करें हमें। मैं अपने मेहमानान के इस्तकबाल के लिए एमए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़म के तालिब इल्म मोहम्मद लतीफ़ से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेहमान मोहतरम जनाब शमीम तारिक साहब का गुलदस्ता दे के उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब शमीम तारिक साहब मुमताज़ सहाफ़ी। मोहम्मद इरफान से दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम जनाब शाफ़ी किदवई साहब को गुलदस्ता दे के उनका इस्तकबाल करें। प्रोफेसर शाफ़ी किदवई साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं दरख्वास्त करता हूँ हामिद अली डार, स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़म से, कि आप हमारे मेहमान जनाब प्रोफेसर बेग एहसास साहब को गुलदस्ता दे के उनका इस्तकबाल करें। प्रोफेसर बेग एहसास साहब साबिक सदर शोबे उर्दू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं दरख्वास्त करता हूँ अब्दुल्ला से कि आप हमारे मेहमान मोहतरम जनाब सागर सरहदी साहब को उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। मैं दरख्वास्त करता हूँ सलमान, स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़म से, कि हमारे प्रो वाइस चांसलर इज़्ज़त माब ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कल से आप ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के बारे में सुन रहे हैं। आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी उनके बारे में, उनकी फ़िल्में आपने देखी हैं। आज उनके मौजू पे बात करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और आज के इस सेमिनार में मैं सबसे पहले आवाज़ देना चाहता हूँ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साबिक सदर शोबे उर्दू मोहतरम जनाब प्रोफेसर बेग एहसास साहब को, कि आप आएँ इस मौजू पे ख़िताब करें। सर, आपको बुलाने से पहले मैं मुख्तसर बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर बेग एहसास साहब उर्दू के बड़े दानिश्वर हैं और आपका तमाम लिटरेचर, फिल्म, सहाफ़त पे आप लिखते रहे हैं और तमाम अखबारात में आपके मज़ामीन शाया होते रहे हैं। प्रोफेसर बेग एहसास साहब। शमीम तारिक साहब, मोहतरमा सैयदैन हमीद साहबा, हाल में मौजूद दानिश्वरान, प्रोफेसर साहिबान, ख़वातीन व हज़रात, मेरा मक़ाला नावल इनक़लाब पे है। ये तवील मक़ाला है, इसलिए मैं मक़ाला पढ़ने के बजाय इसमें जो लिखा है आपको मुख्तसरन बता दूं। जब ये मक़ाला छपेगा तो आप उसको पढ़ सकेंगे। इस मक़ाले में मैंने बताया कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी बेहतरीन सलाहियतें फ़िल्म को दी। जिस तरह मजरूह सुल्तानपुरी ने अपनी शायराना सलाहियतें फ़िल्म के लिए वक़्फ़ कर दी थी, ख्वाजा अहमद अब्बास ने भी अपनी बेहतरीन सलाहियतें फ़िल्म के लिए दी। इनके बीशतर फ़िक्शन पे फ़िल्में बन चुकी हैं। अक्सर तरक्की पसंद इस मामले में बेहद खुशकिस्मत साबित हुए कि इनकी कहानियों पे वी शांताराम और राज कपूर जैसे नामवर प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों ने फ़िल्में बनाई, और जो कहानियाँ कमर्शियल प्रोड्यूसरों की मतलब की न थी, उन पर ख़ुद ख्वाजा अहमद अब्बास ने फ़िल्म बनाई और उन्होंने पैरेलल सिनेमा की बुनियाद रखी।
जिसको बाद में पूना इंस्टीट्यूट से जब पूरी एक खेप निकली तो इसी पैरेलल सिनेमा को 8 फिल्मों का नाम दिया गया, लेकिन बुनियाद ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी, जिस रिवायत को श्याम बेनेगल, बासु टीचरजी, बाटुसु भट्टाचार्य वगैरह ने आगे बढ़ाया। कल जैसे सैयद हमीद साहबा ने कहा था कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था कि फ़िल्म और कलम में सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है, लेकिन अब जबकि मौजूदा दौर में फ़िल्म और टीवी ने लिटरेचर पे ज़रब लगाई है, तो ऐसा फ़िक्शन बेहतर समझा जा रहा है जिस पर फिल्म या सीरियल बनाना मुमकिन ना हो, क्योंकि लिटरेचर का ताल्लुक़ देखने से नहीं बल्कि महसूसात से होता है। ख्वाजा अहमद अब्बास के नावलों में ऐसा नावल तलाश किया जाए तो पहली तरजीह इनकलाब को दी जा सकती है। ये 576 सफ़हात का एक भरपूर नावल है। इसका शुमार उर्दू के बड़े नावलों में भले ही ना किया गया हो, लेकिन ये उर्दू का मुकम्मल पहला सियासी नावल है जिसमें समाजी झलकियाँ भी नज़र आती हैं। 1919 से लेकर 1932 तक जो सियासी मंजरनामा था उसको अब्बास साहब ने एक दस्तावेज़ी हैसियत से पेश किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस नावल को 42 में लिखना शुरू किया और 1949 में मुकम्मल कर पाए। 1949 तक भी अपनी शदीद मसरूफियत के बिना पर वो सिर्फ 13 बाब ही लिख पाए थे। बाद में उन्होंने छुट्टी ली 1 महीने की और राजकुमारी गए और वहाँ जाकर उन्होंने दिन रात करके इस नावल को मुकम्मल किया। तो ये एक ऐसा नावल है जिस पे ख्वाजा अहमद अब्बास ने पूरी तवज्जो सर्फ की और अपने सारी मसरूफियात छोड़ के नावल की तस्नीम पे अपना वक्त लगाया। 1949 में यह नावल मुकम्मल हुआ और कल सैयद साहबा ने यह भी बताया कि इसकी अशात में कैसी मुश्किलें पेश आई। ये नावल पहली बार रूसी में तर्जुमा हो के 1954 में छपा, सीन हिंदी हिंदुस्तान के बेटा के नाम से। 1956 में अंग्रेज़ी में छपा और सबसे आखिर में 1975 में उर्दू में ख्वाजा अहमद अब्बास को इसे अपने ख़र्च पे छपवाना पड़ा, क्योंकि कोई पब्लिशर इसको छापने के लिए तैयार नहीं था। ये हमारे उर्दू वालों का अलमिया है या हमारे उर्दू के पढ़ने वालों का ज़ौक़ है कि इस तरह के नावलों को छपवाई में और इतने मशहूर अदीब के नावल को नावल छपवाने में भी इतनी मुश्किल महसूस होती है। ये इनकलाब में ख्वाजा अहमद की बहुत सी सवानही मुमासिलतें भी मिलती हैं। जिस तरह टेढ़ी लकीर में शुम्मन के बारे में ख्याल किया जाता है कि उसमें इस्मत चुग़ताई की झलकियाँ मिलती हैं, वैसे ही इनकलाब में अनवर के किरदार में ख्वाजा अहमद अब्बास जगह जगह झलकते हैं। अनवर का पानीपत से ताल्लुक़, अलीगढ़ की तालीम, गांधी को आइडियल समझना, नेहरू को अपना रोल मॉडल बनाना, सहाफ़त से वाबस्ता की बम्बई क्रॉनिकल का ज़िक्र वग़ैरह। लेकिन मुसन्निफ़ के मौत वाले इस दौर में हमें मतन पर नज़र रखनी है, मुसन्निफ़ पर नहीं। यह नावल जलियांवाला बाग के वाक़े से शुरू होकर गांधी अर्दिन समझौते पर ख़त्म हो जाता है। नावल का मरकज़ी किरदार हिंदुस्तान के सियासी हालात को कैमरे की तस्वीरों की तरह पेश करता है। अनवर की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके सियासी नज़रियात और ख़यालात में तब्दीली और पुख्तगी आती जाती है। इस सारे अमल को अब्बास ने बहुत खूबसूरती से पेश किया। 1919 से 1932 तक जो सियासी नज़रिए और गिरोह उभरे, जिन तहरीकों ने जन्म लिया, इस नावल में इसका तफसीली तज़किरा मिलता है।
अनवर एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता है जिसके दादा दिल्ली के आखिरी बादशाह के दरबार में शायर थे। एक बार अपनी किसी नज़्म में उन्होंने बादशाह और उनके दरबारियों की अय्याशी की ज़िंदगी को बुरा भला कहा और माफ़ी मांगने से इनकार किया, जिसकी पादाश मैंने दरबार से निकाल दिया गया था। अनवर के वालिद अकबर अली ताजिर हैं, उनके दोस्त रामेश्वर दयाल उनके बिजनेस पार्टनर हैं। अकबर अली के ताल्लुक़ात डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से हैं। वहीं अनवर पहली बार मोहम्मद अली, शौकत अली और गांधी जी को देखता है। अकबर अली उसे बताते हैं कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली स्वराज के लिए काम कर रहे हैं। अकबर अली रोशन ख्याल मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक में हिस्सा लेते हैं, जेल जाते हैं। लेकिन गांधी जी जब सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस लेते हैं तो ये बददिल हो जाते हैं और रफ्ता रफ्ता इस बात के कायल हो जाते हैं कि मुसलमानों को एक अलग सी जमात बनानी चाहिए। वो ना चाहते हुए भी आगा खां की मुस्लिम लीग की तायद पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अपने बेटे को आज़ादाना तौर पर सोचने और फैसला करने का हक़ देते हैं। दूसरे गिरोह की नुमाइंदगी जमेदार अजीत सिंह का बेटा रतन करता है। अजीत सिंह जिसने जंग अजीम में हिस्सा लिया था। जंग अजीम जीतने में हिंदुस्तानियों ने मदद की थी, लेकिन जमेदार अजीत सिंह जलियांवाला बाग की फायरिंग में मारा जाता है। रतन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसके बाद इसके अंदर बगावत का जज्बा पलने लगता है। वो भगत सिंह, बट्टू केशवदत्त, राजगुरु और सुखदेव की तहरीक का हिस्सा बन जाता है, जो अहिंसा पर यकीन रखते हैं। वो चाहते हैं कि जहरीली सांपों का खात्मा कर देना चाहिए। वो तशद्दुद के हामी हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास हमें बताते हैं कि भगत सिंह ने हिंदुस्तान को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो आज़ादी के हुसूल का मौसर हथियार बनकर उभरा। इस नारे में पूरा मुल्क शामिल हो जाता है। असम्बली में बम फेंकने की पादाश में उन पर मुकदमा चलता है और वह हंसते हंसते फांसी की सज़ा कबूल कर लेते हैं। इस नावल में मार्क्सिस्ट लीडर हैं जो रूस के तर्ज पर आज़ादी का हुसूल चाहते हैं। वो मार्क्स फ़लसफ़े के अलावा सारे फ़लसफ़ों को बातिल करार देते हैं। जेल की सोबतें इख्तियार करते हैं, जिनके लीडर स्प्रेड, ब्रेडले, डॉक्टर अधिकारी, निमकर, जुगलेकर, मर्चकर हैं। इसमें पठानों की तहरीक भी है। यह लाल कुर्ती वाला ग्रुप कहलाता है, जिसके सरबराह खान अब्दुल गफ्फार हैं। लेकिन आज़ादी की तहरीक कांग्रेस के हाथों में है। कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में है। कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, डॉक्टर सैयद महमूद, सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचार्य, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, सिंधी लीडर जयराम दास, दौलत राम, मोहन मालवीय, तसद्दुक़ शेरवानी वगैरह शामिल हैं। नौजवान पंडित नेहरू को पसंद करते हैं क्योंकि गांधी जी के इस्तक़लाल और ठहराव के मुकाबले में पंडित नेहरू ज़्यादा जोशीले लीडर हैं। कांग्रेस मुख्तलिफ मूवमेंट चलाती है। हड़तालें, सिविल नाफरमानी, बाइकाट, फसादात को ख़त्म करने के लिए बरत, नमक सत्याग्रह, सैमन कमीशन के ख़िलाफ़ मुजाहरे, मुकम्मल आज़ादी का ऐलान। नेहरू के दिल में बाएं बाजू के लिए नरम गोशा है। पटेलों का इस्तीफ़ा, किसानों की तहरीक, मुंबई में औरतों का जुलूस, शराबबंदी और आखिर में गांधी और अरविंद समझौता, जिससे मायूसी फैल जाती है, जिस पर नेहरू का ये तबसरा कि दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विथ ए बैन बट ए विम्पर। दुनिया का खात्मा इसी तरह होता है, धमाके के साथ नहीं
बल्कि एक हल्की सी हिचकी के साथ। उम्मीदों का टूट जाना हफ्तों की कशमकश से बेहतर था। हिंदुस्तान को आज़ादी न देना भी हिंदुस्तान के मफाद में था। इस तरह कहानी का मरकज़ी किरदार इस हार को जस्टिफाई करता है। कांग्रेस की इस तहरीक में मुसलमानों का रोल कम ही नज़र आता है। इस नावल में हसरत ने अलीगढ़ की रिवायत से बगावत करके कांग्रेस में शिरकत की थी। हसरत ही की तहरीक पर तर्क मवालात की करारदाद मंजूर हुई थी। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद इजलास में हसरत ने आज़ादी कामिल की करारदाद पेश। बाद में कांग्रेस ने सिर्फ 6 साल बाद 1927 में कामिल आज़ादी की करारदाद मंजूर की और 1929 में से ही ने सबसे पहले सैमन कमीशन की मुखालिफत की थी। उन्होंने कम्युनिज़म और इस्लाम में तताबुक वाला भी जहन के मालिक थे, लेकिन अब्बास हसरत का कहीं कोई तस्करा नहीं करते। हमदर्द और कामरेड का जिक्र है, लेकिन अल हिलाल और अल बलाग का कोई जिक्र नहीं। मुमकिन है मुसन्निफ़ हसरत की तलव्वुन मिजाजी की वजह से मुतासिर ना हुआ हो, लेकिन हसरत आखिर तक तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी से बेहद करीब थे। लीग में शमूलियत के ख़िलाफ़ अनवर तकरीर करता है तो मौलाना आज़ाद, हुसैन अहमद बदली, अब्बास तैयब जी, हसन इमाम, खान अब्दुल गफ़्फ़ार और आसिफ अली का जिक्र करता है। आगा खां को अंग्रेज़ों के पुराने वफ़ादार साबित करता है। ख्वाजा अहमद अब्बास के याद मिलते हैं, वो अमेरिका के ज़्यादा तरफदार नज़र आते हैं। कहानी के मरकज़ी किरदार और तहरीक आज़ादी की सच्ची तस्वीर पेश करेगा, जबकि लंदन में ख़बरें सेंसर हो जाती हैं। रॉबर्ट मिल्स करता है, गांधी जी के अदम तशद्दुद में उसे ईसा मसीह की तालीमात का अक्स नज़र आता है। वो गांधी तुम्हारे गांधी के ख़यालात ढालने में हम अमेरिकनों का भी बहुत कुछ हाथ रहा है। उन्होंने खुद एमरसन का इतना ही एहसान माना जितना टॉल्स्टॉय का। वो व्हिटमैन की पैसेज टू इंडिया से वाकिफ़ करवाता है। गांधी साथ एक लाठी के अलावा कुछ और न रखें, न कोई हथियार, न रोटी और न पैसा। उनके पैरों में मिल्स कहता है कि ईसा ने भी अपने 12 चेलों को यही हिदायत दी थी। मिल्स को गांधी जी में थियोडोर पार्कर का भी अक्स नज़र आता है। वो गांधी जी के तरक्की के सिलसिले को पीछे मोड़ देने के मुतरादिफ है। वो गांधी जी की नेकी और ईमानदारी से खौफज़दा होती है। गांधी जी से मुतासिर एक बड़ा तबका बॉम्बे में भी है कि मुजाहरा करने तेज़ बारिश में पुलिस की लाठियां खाते हैं, लेकिन किसी रद्द अमल का इजहार नहीं करते। इस जुलूस की क़ियादत उसकी माँ गांधी की हिदायत पर शराब खानों पर धरना देती है और लोगों को शराब पीने से मना करती है। खुद शराब बेचने वाले उसका एहतराम करते हैं। महल होटल में खाना खाता है। वो बोहीमन है। इसके वालिद बहुत बड़े ताजिर हैं। आशा का दोस्त यशवंत रीढ़ की हड्डी के दिख का शिकार है। वो दास कैपिटल का गुजराती तर्जुमा मुकम्मल करके मर जाता है। इसके अलावा अनवर का अपना ख़ानदान है जो अकबर अली ने अनवर की ख़ास तरबियत की है। घर पर मौलवी से कुरान पढ़वाया है। सही तलफ़ुज़ के साथ कुरान पढ़कर अनवर एक ख़ास किस्म की मसरत महसूस करता है, जैसे ज़िया बनिया समझता है। वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। मज़ारों पे जाते हैं, क़व्वालियाँ सुनकर वजद में आते हैं, क़ब्रों पर माथा टेकते हैं। पानीपत के ख़ानदानी रईस मीर फैयाज़ अली को इस बात पर नाज है कि पानीपत जैसी क़व्वाली कहीं नहीं होती। अकबर अली के भाई अमजद अली हैं जो अंग्रेज़ों के मद्दाह हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तहसीलदार हैं, गरीब किसानों से लगान वसूल करते हैं। ऐसे गरीब किसान जिन्हें पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं,
उनके मुसाहिबीन उन्हें खुश करने के लिए घी, मुर्गियाँ और अंडे मुफ्त में उठा लाते हैं और तहसीलदार साहब की तवाज़ो करते हैं। इनकार करने पर सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। वो गांधी जी के मुख्तलिफ़ तहरीकों में हिस्सा लेने वालों को कानून शकन और गुंडे तस्वुर करते हैं। सरकार ऐसे बागियों को कुचलने के लिए उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर फायज करती है। अकबर अली की सरगर्मियों से वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन उनकी बेटी अंजुम से अपने बेटे रऊफ़ का ब्याह करते हैं। उनकी खिदमत में नौकरों की पूरी फ़ौज हाजिर रहती है। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अलीगढ़ के बारे में भी एक ख़ास तस्वुर पेश किया है। उसके एम्बलम के बारे में लिखते हैं, कोड है, इस निशानी के बीच में एक खजूर का दरख्त था जिसके ज़रिए तालिब इल्मों को याद दिलाया जाता था कि उनके दीन की जड़ें अरबस्तान से मुताल्लिक़ हैं। इस पेड़ के एक तरफ एक हिलाल बना हुआ था और दूसरी तरफ ताज। बाईं तरफ बना हुआ हिलाल इस्लाम का रिवायती निशान था और दाईं तरफ बना हुआ ताज अंग्रेज़ हुकूमत की वफ़ादारी का मज़हर था। इस तरह मुल्क के नए हुक्मरान अपने साथ जो मगरबी साइंस लाए थे उसके साथ 1300 बरस पुरानी रिवायत को जोड़ने की तजवीज़ बनाई गई थी। इस तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों में जो अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद गहरी मायूसी में डूबे हुए सबसे अलग होते जा रहे थे, उनको दोबारा उभारने की तजवीज़ बनाई गई थी ताकि वो मुल्क की हुकूमत में अपना हिस्सा मांग सके। ये कॉलेज जो अब बढ़कर एक यूनिवर्सिटी बन गया था, शुरू में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नमूने पर बनाया गया था। एक सूखे रेतीले मैदान में बड़े बड़े हॉल, चौक, पढ़ाई के कमरे और लेबॉरेटरीज़ बनाई गई थी। इस बंजर ज़मीन पर बड़ी मेहनत से घास उगाई गई थी ताकि दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग, शेखों, सैयदों और मिर्ज़ाओं के बेटे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल खेल सकें। क्रिकेट के मैदान ऊंचे गुंबद वाली मस्जिद के ठीक नीचे था और अक्सर शाम को लॉर्ड्स के मैदान के क्रिकेट खिलाड़ियों के अंदाज में हॉज़ इट एम्पायर चिल्लाने की मशक करते हुए नौजवान